ठीक है सर, ठीक है। देखिए आज की जो टॉपिक है वो हम ये डिस्कशन करने जा रहे हैं कि आखिर राउटर में और आपका जो लेयर 2 स्विच है और लेयर 3 स्विच है उसमें क्या डिफरेंस है। हम जो डिस्कशन करेंगे अभी राउटर के बारे में। राउटर एक ब्रीफ सिर्फ एक्सप्लेन करना है, और जब राउटिंग जो आपका सिलेबस आएगा उस वक्त डिटेल और बताऊंगा मैं। अभी सिर्फ राउटर, लेयर 2, लेयर 3 स्विच और फायरवॉल का ब्रीफ एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ मैं। देखिए ये हमारे पास लेयर 2 स्विच है। दिस इज माय लेयर 2 स्विच। और लेयर 2 और लेयर 3, अगर आपसे कोई पूछता है कि ये जो दो स्विच होती है, स्विच आपकी दो तरह की होती है। एक होता है लेयर 2 स्विच और एक होता है लेयर 3 स्विच। स्विच आपकी दो तरह की होती है, लेयर 2 एंड लेयर 3। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि लेयर 2 स्विच कौन कौन सी सीरीज की होती है, किस स्विच को हम लेयर 2 स्विच कहेंगे, तो 2950 जो सीरीज की स्विच है वो लेयर 2 है। 2960 जो है वो भी लेयर 2 है, और 3500 वो भी लेयर 2 है। और ये जो स्विच आपकी है लेयर 3 वो 3560 है, 3750 है और 4500 है। तो आपने देखा कि स्विच जो है हमारी दो तरह की होती है, एक लेयर 2 स्विच और एक लेयर 3 स्विच। तो लेयर 2 स्विच जो होता है वो मैक एड्रेस के ऊपर डेटा को फॉरवर्ड करता है। लेयर 2 स्विच जो है सिर्फ मैक एड्रेस के ऊपर डेटा को डिलीवर करता है। लेकिन जो आप लेयर 3 स्विच की सीरीज देख रहे हैं, लेयर 3 स्विच की जो आप सीरीज देख रहे हैं वो राउटिंग भी, मतलब बेसिकली राउटर बना राउटिंग के लिए। राउटर जो है बना है वो बना है राउटिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे जो लेयर 3 स्विच आप देख रहे हैं ये 3560, 3750, 4500, 6500, ये लेयर 3 स्विच है। इससे आप राउटिंग भी करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी एक स्विच है और ये स्विच जो है वो 2950 है, 2950 की सीरीज है, ये स्विच है ये। तो अगर मान लीजिए कि इस कंप्यूटर से अगर डेटा को हम डिलीवर करें, तो इससे पहले भी हमने डिस्कशन किया है कि जब भी कोई कंप्यूटर जब डेटा को फॉरवर्ड करता है तो जो स्विच डिसीजन लेती है यहाँ पे, तो स्विच के पास क्या होता है, मैक टेबल होता है, और मैक टेबल के अंदर मैक एड्रेस होते हैं, और उसके बेसिस पे डिलीवर करता है डेटा। तो फिलहाल आप देखिए यहाँ पे, अभी मैं सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ, ये बेसिक लेवल का चीज है। जब हम स्विच को कॉन्फ़िगर करना बताएंगे तो एक अलग पार्ट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कमांड चलाते हैं शो मैक एड्रेस टेबल, फिलहाल देखिए इस स्विच के पास इंफॉर्मेशन जो कुछ भी नहीं है, मतलब इस स्विच से कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर है उनके मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन यहाँ होनी चाहिए थी, तो फिलहाल अभी ब्लैंक है। और ये भी मैंने डिस्कशन किया था कि जिस तरह से स्विच के पास मैक टेबल होता है उसी तरह से कंप्यूटर के पास भी टेबल होता है। जिस तरह से स्विच के पास मैक टेबल होता है उसी तरह से कंप्यूटर के पास भी एक टेबल होता है, और उस टेबल को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आर्क टेबल। जी वॉइस को म्यूट कर ले, हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, उसे कहते हैं आर्क टेबल। तो फिलहाल जो आपके कंप्यूटर के पास जो है ना वो आर्क टेबल वो ब्लैंक है। मतलब अब कंडीशन ये है कि अगर ये सिचुएशन हो कि अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये राइज कर सकते आप है कि आखिर जो कंप्यूटर के अंदर जो आर्क टेबल है उसके अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। तो आपके इस कंप्यूटर के आर्क टेबल के अंदर आपके डेस्टिनेशन कंप्यूटर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है।
अगर मान लीजिए कि ये कंप्यूटर, ये सोर्स कंप्यूटर अगर इस डेस्टिनेशन कंप्यूटर को डेटा फॉरवर्ड करना चाहता है, तो फॉरवर्ड करने से पहले इस कंप्यूटर के ऑप टेबल के अंदर जो है ना, इस कंप्यूटर के मैक एड्रेस की एंट्री होनी चाहिए, जो फिलहाल आपको दिख नहीं रही है। तो अगर एक सोर्स कंप्यूटर किसी डेस्टिनेशन कंप्यूटर को डेटा डिलीवर करे और डेटा डिलीवर करने से पहले अगर उसका मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन उसके पास ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करता है, आर्क रिक्वेस्ट जनरेट करता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया। खैर, तो ठीक है, अब चलिए, अब तो हो गया, तो क्या करें अब। तो अब मसला यहाँ पे ये है कि जब इस कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना था, तो फॉरवर्ड करने के दौरान जो है ये आर्क रिक्वेस्ट जनरेट करता। सर इसको मैंने नहीं देखा जी जी, सर, शो नहीं हो रही सर स्क्रीन। सर प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रही सर। अरे यार, तो इतना टाइम क्यों लगाया, गलती हो गई मुझसे भाई, मैं आपको इतना बोलना चाहिए ना। नहीं अभी अभी हुई है सर। अच्छा, अभी किया सर, अभी चला गया। हाँ अभी चला हाँ जी, गया। अच्छा, ठीक है, अभी मैं देखता हूँ। अभी आ रहा है? हाँ आ गया सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैंने ये कहा आपसे कि अगर इस सोर्स कंप्यूटर को इस डेस्टिनेशन कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना होगा, तो ये आर्क रिक्वेस्ट जनरेट करता है, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था। तो इस सिस्टम की तरफ से अगर आर्क रिक्वेस्ट जाएगा, तो स्विच क्या करेगा, उसको मेंटेन कर लेगा अपने टेबल के अंदर। तो फिलहाल अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमारे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन इसके पास ऑलरेडी स्टोर हो चुकी है। ये हमारा कंप्यूटर 2 है, ये हमारा कंप्यूटर 3 है। अब आप देखें यहाँ पे, अगर इस कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है, जरा इसको हम ट्राई कर लेते हैं। अगर इस वाले कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है, तो ये क्या करेगा। मैंने पहले ही ये टॉपिक पे डिस्कशन किया है कि अगर सोर्स कंप्यूटर को किसी डेस्टिनेशन कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना हो, और अगर उस सोर्स कंप्यूटर के पास डेस्टिनेशन कंप्यूटर का मैक एड्रेस नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में वो आर्क रिक्वेस्ट जनरेट करता है। ये देखिए, ये आर्क रिक्वेस्ट है। ये तो आर्क रिक्वेस्ट के अंदर आपके कंप्यूटर ने अपना आईपी रखा, जो कि सोर्स आईपी कहलाएगा, और सोर्स मैक एड्रेस जो है इस कंप्यूटर का जिसने आर्क रिक्वेस्ट जनरेट की है। लेकिन जिस कंप्यूटर का उसे मैक एड्रेस फाइंड आउट करना है, वो ये आईपी है, दैट इज 192.168.0.4। लेकिन मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या आपके इस सोर्स कंप्यूटर को पता है कि डेस्टिनेशन कंप्यूटर स्विच के किस इंटरफेस पर लगा हुआ है? एग्जैक्टली नहीं पता है। तो जब नहीं पता होगा, तो वो क्या करेगा, वो हर एक स्विच के पोर्ट पे जाके ढूंढेगा। इसका मतलब, इसको हम कहते हैं वन टू मेनी को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। ये जो आप देख रहे हैं FFF, ये स्विच जो है ऑटोमेटिकली ऐसे सिचुएशन में डाल देता है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के अंदर, और इस मैक एड्रेस को हम कहते हैं लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो अभी आप गौर से देखें, ये आपने स्विच की तरफ आर्क रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया, स्विच ने उस फ्रेम को खोला, और उसके अंदर जो सोर्स मैक एड्रेस आ रहा था, उसकी मैक एड्रेस की एंट्री की अपने मैक टेबल के अंदर, और उसको उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया। तो देखिए, दोनों कंप्यूटर पे गया, उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया। जवाब वो देगा जिसका डेस्टिनेशन आईपी था। तो डेस्टिनेशन आईपी इस वाले कंप्यूटर का था 192.168.0.4। अब ऐसे कंडीशन में क्या होने वाला है, इसकी आईपी क्या है, इसकी आईपी जो है 192.168.0.4 है। तो इसने क्या किया, आर्क रिप्लाई बनाया है। तो आप देखें, आर्क रिप्लाई के अंदर सोर्स आईपी 192.168.0.4 हो गया, और सोर्स मैक एड्रेस जो है वो ये है, मतलब आपके कंप्यूटर थर्ड कंप्यूटर का है, और जिसे आर्क रिप्लाई फॉरवर्ड करनी है वो ये आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये है। तो इस तरह से जब इसको फॉरवर्ड करेंगे, आर्क रिप्लाई जब जाएगा, फिलहाल आप स्विच के पास देखें,
आप स्विच के पास देखें, फिलहाल उसके पास 2 मैक एड्रेस आपको दिख रहे हैं, 2 मैक एड्रेस। लेकिन जैसे ही ये ARP रिप्लाई स्विच की तरफ फॉरवर्ड किया जाएगा तो स्विच अपने मैक टेबल में वो थर्ड वाले कंप्यूटर के मैक एड्रेस की एंट्री कर लेगा। तो देखिए अब इसके पास 3 मैक एड्रेस हो गए हैं। और जैसे ही ARP रिप्लाई फॉरवर्ड किया जाएगा सिस्टम ए की तरफ, तो सिस्टम ए अपने ARP टेबल के अंदर डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पे क्या है, इस ARP पैकेट के अंदर, ARP के अंदर क्या है, डेस्टिनेशन कंप्यूटर का आईपी और उसके मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट टाइम पहली बार जब किसी सोर्स को डेस्टिनेशन पे जाना हो और डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन ना हो तो वो ब्रॉडकास्ट करता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि स्विच हैज वन ब्रॉडकास्ट डोमेन, स्विच हैज वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। लेकिन जैसे ही वो स्विच अपने पास मेंटेन कर लेता है मैक टेबल को, अपने कनेक्टेड कंप्यूटर के मैक एड्रेस को, तो उसके बाद जो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होता है। तो आपने देखा कि ये जो आपकी लेयर 2 स्विच है, ये डेटा को फॉरवर्ड जो कर रही है वो मैक एड्रेस पे कर रही है। बात समझ गए होंगे? तो आपकी जो लेयर 2 स्विच है डेटा को फॉरवर्ड कर दी मैक एड्रेस के ऊपर। और अब यहाँ पे ये भी देखें कि यहाँ पे जो सारे कंप्यूटर में जो मैंने एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रखे हैं वो एक ही नेटवर्क के हैं, वो सारे आईपी बिलोंग करते हैं, दैट इज 192.168.0.0 नेटवर्क के। लेकिन सिचुएशन अगर ये हो, सिचुएशन अगर मान ली ये हो कि इस स्विच में मैं 2 कंप्यूटर कनेक्ट करूं और इस स्विच में मैं 2 कंप्यूटर कनेक्ट करता हूं, बट जो दोनों कंप्यूटर में जो मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूंगा 192.168.0.1 और इस वाले कंप्यूटर में मैं जो एड्रेस कॉन्फ़िगर करूंगा दैट इज 192.168.1.1। तो हमारे पास एक लेयर 2 स्विच है और इस लेयर 2 स्विच के अंदर मैंने जो आईपी कॉन्फ़िगर किया है वो 2 डिफरेंट नेटवर्क का है। हमने जो एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है, इस वाले कंप्यूटर में जो मैंने आईपी डाला है वो 192.168.0.0 नेटवर्क का हमने आईपी डाला है और इस वाले कंप्यूटर में जो हमने एड्रेस डाला है वो है 192.168.1.0 नेटवर्क का डाला है। यहाँ पे ये जो सिचुएशन थी वो ये सिचुएशन थी कि आपने सारे कंप्यूटर में जो आपने आईपी कॉन्फ़िगर किया था वो एक ही नेटवर्क का था। तो अगर एक ही नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा तो कम्युनिकेशन हो जाएगा अगर आपने एक नेटवर्क का डाला है। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ी कंडीशन चेंज कर दी है, इस लेयर 2 स्विच के अंदर मैंने 2 डिफरेंट नेटवर्क आईपी डाला है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आपकी जो लेयर 2 स्विच है वो बिल्कुल नहीं बनी है 2 डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए। ये बात याद रखिएगा, आपकी जो लेयर 2 स्विच है वो 2 डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन नहीं कराता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने यहाँ पे इस लेयर 2 स्विच में आपने कंप्यूटर में 2 डिफरेंट नेटवर्क की आईपी डाली है तो वो कम्युनिकेशन नहीं होने वाली है, क्योंकि आपकी जो लेयर 2 स्विच है वो 2 डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन नहीं कराता है। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि ये जो स्विच आप देख रहे हैं, ये जो स्विच हम देख रहे हैं, दिस इज सॉरी, ये जो हम नेटवर्क देख रहे हैं, इसमें मैंने राउटर को यहाँ पे राउटर कॉन्फ़िगर किया है। राउटर से मैंने 2 कंप्यूटर कनेक्ट कर रखे हैं यहाँ पे, और मैंने जो पहले सिस्टम में जो आईपी डाला है 192.168.0.0 का डाला हुआ है, और यहाँ पे जो दूसरा कंप्यूटर है उस पर जो मैंने एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है वो है 192.168.1.0 का। तो मैंने यहाँ पे 2 डिफरेंट नेटवर्क की आईपी कॉन्फ़िगर की है, बट आई एम यूजिंग राउटर हियर। तो आपको पता है कि राउटर का जो मेन काम है वो 2 डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराना। आपकी जो लेयर 2 स्विच है यहाँ पे, ये लेयर 2 स्विच के अंदर अगर आप चाहेंगे 2 डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराना तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि 2 डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराना, सर स्क्रीन चली गई सर। अरे यार क्या हो जाता है, मैं क्लिक करता हूँ स्क्रीन चली जाती है। मैं भी थोड़ा सा खिलाड़ी जो हूँ ना बहुत नया हूँ।
इसलिए ऐसा हो रहा है। अब तो स्क्रीन दिख रही है ना? अभी हाँ स्क्रीन यस दिख सर, जी जी। यस सर। तो मैंने यहाँ पे ये कहा कि अगर आप कनेक्ट करते हो, दो डिफरेंट नेटवर्क की आईपी कॉन्फ़िगर करते हो राउटर के साथ में, तो राउटर का काम ही है दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन कराना। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो कंप्यूटर है ना, इसकी आईपी क्या है। इस कंप्यूटर की जो आईपी है वो है 192.168.0.2 और इस वाले कंप्यूटर की आईपी क्या है, इसकी आईपी 1.2 है, मतलब दो डिफरेंट नेटवर्क है। तो अगर मान लीजिए कि इस कंप्यूटर से मैं कम्युनिकेशन करना चाहूँ 1.2 को, तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे 192.168.1.2 कम्युनिकेशन हो रहा है। तो राउटर का जो मेन काम ही है दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन कराना। कहाँ भाग जाते हो आप लोग भाई? राउटर का जो मेन काम ही है दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन कराना। तो ये दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन करा रहा है। लेकिन आप लेयर 3 स्विच से अगर चाहोगे तो वो चीज नहीं हो पाएगी। सॉरी, लेयर 2 स्विच दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन नहीं कराता। तो राउटर का मेन काम क्या है, दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन कराना। वैसे ही अगर मैं बात करूं लेयर 3 स्विच की, आपको ये मालूम होना चाहिए कि लेयर 3 स्विच जो है वो भी दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन कराता है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे की गई है उसको टेंशन ना लें। हमने पहले ही कहा कि आपको जो हम सिलेबस बता रहे हैं वो ये फंडामेंटल है। ये आपका राउटर का पूरा डिटेल बताया जाएगा, स्विच का डिटेल बताया जाएगा। अभी आपको फंडामेंटल क्लियर किया जा रहा है। तो ये जो स्विच आपकी है, इस स्विच आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आपकी लेयर 3 स्विच होती है, जो आपने देखा 35, 60, 37, 50, 45, 100, ये जो लेयर 3 स्विच है ब्रदर, ये राउटिंग भी कर सकती है। अगर आप ऐसे डिफॉल्ट राउटिंग एनेबल नहीं होती है, आप राउटिंग एनेबल जैसे ही करेंगे, वो आपको लैब भी मैं करके दिखाऊंगा, तो कम्युनिकेशन होने लगे। अब आप देखें यहाँ पे इन दो कंप्यूटर के अंदर जो मैंने आईपी कॉन्फ़िगर की है वो है 192.168.0.0 नेटवर्क का आईपी डाली मैंने। और यहाँ जो मैंने आईपी कॉन्फ़िगर की है 192.168.1.0। यहाँ पे जो मैंने आईपी कॉन्फ़िगर की है दो डिफरेंट नेटवर्क की, चलो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो इस कंप्यूटर की आईपी है 192.168.0.2। देखें आप यहाँ पे इसकी आईपी जो मैंने कॉन्फ़िगर की है 192.168.0.2 और इस वाले कंप्यूटर की आईपी चेक कर लेता हूं मैं। अरे क्या ऋषिराज, तुम बार बार जो है डिस्कनेक्ट हो जाते हो। और इस कंप्यूटर की जो आईपी है वो 192.168.1.2। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो डिफरेंट नेटवर्क की हमने आईपी कॉन्फ़िगर की है। तो अगर हम चाहें कम्युनिकेशन करना कि 192.168.0.0 का कोई पीसी और 192.168.1.0 के किसी पीसी से कम्युनिकेशन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके मैं लिखूंगा 192.168.1.2 की आईपी और ये देखिए कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपसे अगर क्वेश्चन किए जाते हैं कि डिफरेंस क्या है, आखिर डिफरेंस क्या है, राउटर भी राउटिंग कर रहा है और आप लेयर 3 स्विच से भी राउटिंग करा दे रहे हैं। भाई लेयर 3 स्विच भी राउटिंग करा, तो फिर हम लेयर 3 स्विच का इस्तेमाल करें, राउटर हम परचेज ना करें। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो आपकी लेयर 3 सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, आपकी लेयर 3 स्विच जो है वो राउटिंग कर रही है, लेकिन इस पे आप नेटिंग कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर आप IPsec नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट हैं जो आप लेयर 3 स्विच पे नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी कंडीशन में आपको राउटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। होप यू अंडरस्टैंड। तो मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है कि लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विच में क्या डिफरेंस है, राउटर जो है और लेयर 3 स्विच में क्या डिफरेंस है। ये मैंने आपको एक डिटेल नहीं बताया ज्यादा, लेकिन आपको डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए आपके सिलेबस में है फायरवॉल के बारे में। ये देखिए फायरवॉल, तो थोड़ा फायरवॉल को देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अब मैं ये सर, जी बोले सर स्विच में पूछना था, मैनेजेबल स्विच कौन सा होता है जिसका पोर्ट मैनेज करना पड़ता है देखिए लेयर 2 लेयर 3 में? देखिए मैं बताऊंगा आपको, अगर आप वैसे पूछेंगे तो मैं थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा हाँ सर। कि अगर आपसे कोई पूछता है
ये स्विच कितने तरह की होती है। ऐसे तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि लेयर 2 लेयर 3 होती है, बट आप वहां से पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि स्विच जो आपकी दो तरह की होती है, एक होती है मैनेजेबल, एक होती है अनमैनेजेबल। तो एक ऐसी स्विच जो मार्केट से आप खरीद के लेके आते हैं जिसको आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि 12 पोर्ट की स्विच आपको मिल गई, आपने लगाया और काम करना शुरू कर लिया, वहां कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते, उसको मैनेज नहीं करते। डीलिंग के लेकिन जितने स्विच आते हैं सर वो जी, मैनेजेबल नहीं होते। लेकिन मैं बताऊं आपको कि जो बाकी जो सिस्को की स्विच है या इवन डीलिंग की भी स्विच है, इवन जो डीलिंग की भी स्विच है जिसको आप मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो लेयर 2 हो चाहे लेयर 3 हो, वो दोनों मैनेजेबल है। यस सर, समझ गए? यस सर। हाँ जी, मैंने कहा कि जो लेयर 2 स्विच है और लेयर 3 स्विच दोनों मैनेजेबल है, क्योंकि दोनों के अंदर मैनेज कर रहे हैं ना। हाँ आप सर। कैसे मैनेज करें, जब स्विचिंग पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको। सर सिर्फ एक आप बार उसका पोर्ट इनेबल जैसे करते हैं वो भी थोड़ा बता दीजिए कैसे करेंगे। 24 पोर्ट का स्विच जो होता है। पोर्ट एनेबल मतलब पोर्ट पोर्ट जैसे, सिक्योरिटी। हाँ पोर्ट इनेबल जैसे करते हैं 24 पोर्ट वाला सिस्को स्विच हम यूज कर रहे हैं जैसे, तो उसका पोर्ट अच्छा, इनेबल क्या यूज बोलते करने के हैं पहले पोर्ट। सर, वो बोल रहे हैं कि वो शट नो शट कैसे करके पोर्ट एक्टिव कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, वो कोई सर बहुत बड़ी बात नहीं है। और अब करने के बाद बोल रहा राउटर पे ये। अच्छा ठीक है, उसके बारे में बाद में देखेंगे थोड़ा। तो अब हम चलते हैं फायरवॉल की तरफ। लेकिन फायरवॉल को समझने से पहले थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ से इस डायग्राम को यहाँ से हटा देते हैं। देखिए, ये आपका राउटर है और अब मान लीजिए मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि राउटर का ये इंटरफेस आपके लैन की तरफ है और ये इंटरफेस आपका वैन की तरफ है। मतलब मान लीजिए कि इस वाले इंटरफेस के ऊपर इंटरनेट का कनेक्शन टर्मिनेट हो रहा है, ये मान लीजिए। तो देखिए होता क्या है, मैं समझने की कोशिश कीजिएगा। आपकी ट्रैफिक जो है लैन के तरफ से थ्रू राउटर इंटरनेट पे फॉरवर्ड हो जाएगी, और अगर कोई बाहर से आना चाहे तो आसानी से वो अंदर आ सकता है। मेरी बात को समझिएगा। अगर आप अपने नेटवर्क में राउटर आपने लगा रखा है तो लैन की तरफ से जितने भी कंप्यूटर हैं वो इंटरनेट के ऊपर जा सकते हैं। और अगर बाहर में कोई हैकर बैठा हुआ है, डकैत, अगर हमारे लैन में आना चाहे, हमारे कॉन्फिडेंशियल डेटा को चुराना चाहे तो वो चुरा सकता है। तो मतलब ये हुआ कि आपके जो राउटर के अंदर जो है, ऐसे डिफॉल्ट किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि ट्रैफिक आपकी लैन से वैन पे जाए, और अगर कोई वैन से अगर आना चाहे तो आ सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता डिफॉल्ट। हाँ, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे राउटर के अंदर होता है, जो हम आपके CCNA सिलेबस में कवर करेंगे, उसको हम एक्सेस लिस्ट कहते हैं। उसको हम कहते हैं एक्सेस लिस्ट। इस एक्सेस लिस्ट के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, एक्सेस लिस्ट के द्वारा हम पॉलिसी बनाते हैं राउटर पे कि अगर कोई भी अंदर से, कोई भी लैन की तरफ से कोई बाहर जाना चाहे तो वो जा सकता है, और अगर कोई बाहर से आना चाह रहा है तो हम एक्सेस लिस्ट को उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम एक्सेस लिस्ट के द्वारा हम मुझसे कहा जाता नहीं भाई ये काम करो, इस IP को अलाउ कर दो, तो मैं कर देता हूँ। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो आपका राउटर जो है ना, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता है। कोई भी ट्रैफिक अंदर से बाहर जा रही है तो इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होगा। लेकिन अगर हम फायरवॉल की बात करें तो अब हमें देखना है कि फायरवॉल जो होता है वो किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है हमारे नेटवर्क के अंदर। देखिए, मैं फायरवॉल नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि फायरवॉल को एक्सप्लेन करना है आपके सिलेबस में, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए कि ये जो आपका इंटरफेस है, ये जो आपका पूरा नेटवर्क है, ये लैन की तरफ है, तो ये लैन नेटवर्क है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो जितने कंप्यूटर है वो इस इंटरफेस से कनेक्टेड है। और ये मान लीजिए कि ये जो इंटरफेस है वो आपका
इंटरनेट की तरफ जा रहा है, मतलब इस वाले इंटरफेस पे इंटरनेट का कनेक्शन टर्मिनेट हो रहा है। ये आपका फायरवॉल है। अब कंडीशन क्या होती है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर ट्रैफिक, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका फायरवॉल जो होता है ना, आपके फायरवॉल में एक टेबल क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं कनेक्शन टेबल। आपके फायरवॉल में एक टेबल क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं कनेक्शन टेबल। उस कनेक्शन टेबल के अंदर ये फायरवॉल जो होता है वो कनेक्शन को मेंटेन करता है। अब आप कहेंगे किस तरह के कनेक्शन को मेंटेन करता है, अब इस बात को समझिए। हमने क्या किया है कि इस फायरवॉल का ये जो इंटरफेस है इसका नाम रखा इनसाइड, और इस जो इंटरफेस का नाम हमने रखा आउटसाइड। फायरवॉल के अंदर एक सिक्योरिटी लेवल होती है, हम इंटरफेस को डिफाइन करते हैं। तो हमने जो सिक्योरिटी लेवल डिफाइन की है आउटसाइड की तरफ, जो हमने सिक्योरिटी लेवल डिफाइन की है वो 0 है, और इनसाइड की तरफ जो सिक्योरिटी लेवल हमने डिफाइन की है फायरवॉल के अंदर, क्योंकि फायरवॉल इसी तरह से कॉन्फ़िगर होता है, वो 100 है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर जो एल्गोरिथम ये कहता है फायरवॉल के अंदर, फायरवॉल में जो एल्गोरिथम है वो ये कहता है कि हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल टू लोएस्ट सिक्योरिटी लेवल अलाउ। मतलब ये हो गया कि अगर कोई लैन की तरफ से ट्रैफिक फॉरवर्ड होती है इंटरनेट की तरफ, तो वो जैसे ही ट्रैफिक आपकी फायरवॉल पे आएगी, फायरवॉल क्या करेगा, उस पे कनेक्शन को मेंटेन करेगा। जो भी आपका लैन से वैन की तरफ जा रहा है, जाने से पहले फायरवॉल क्या करेगा, कनेक्शन को मेंटेन करेगा। उस कनेक्शन में क्या मेंटेन करेगा, उस कनेक्शन में मेंटेन करेगा सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, इस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। और स्टोर करने के बाद वो इंटरनेट की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। अब अगर वही बंदा जो लैन की तरफ से वैन की तरफ, लैन से वैन की तरफ गया था, वही आ रहा है, तो जैसे ही वैन की तरफ से वो फायरवॉल पे आएगा तो सबसे पहले फायरवॉल चेक करेगा उसके कनेक्शन टेबल को, क्या उसके कनेक्शन टेबल उसकी एंट्री है या नहीं है। अगर एंट्री होगा तो उसको अलाउ कर देगा। लेकिन यही फायरवॉल जो है आपका कहता है लोएस्ट सिक्योरिटी लेवल टू हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल डिनाई। मतलब ये हुआ कि ये जो आउटसाइड इंटरफेस है जिसका सिक्योरिटी लेवल आपने 0 रखा है, वो अगर लैन की तरफ आता है तो डिफॉल्ट उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो देखा था आपने फायरवॉल में, देखा था कि फायरवॉल के अंदर ट्रैफिक अंदर से बाहर भी चली जा रही थी, बाहर वाला कोई अंदर भी आ जाता है, लेकिन फायरवॉल में नहीं ऐसा होता है, क्योंकि फायरवॉल के अंदर सिक्योरिटी लेवल डिफाइंड होती है। और ये सिक्योरिटी लेवल ये कहता है कि अगर आपका जो लोएस्ट सिक्योरिटी लेवल है, अगर आप वहां से आप हाईएस्ट की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब वैन से लैन की तरफ जाना चाहते हैं, तो डिफॉल्ट डिनाई है। तो इस वजह से जो है आपकी कोई भी अटैकर जो है आपके फायरवॉल में अटैक नहीं कर पाता। दूसरी कंडीशन ब्रदर क्या है कि अगर आप डिफॉल्ट अगर देखेंगे तो डिफॉल्ट जो है आपका फायरवॉल टीसीपी और यूडीपी की ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है। टीसीपी यूडीपी का मतलब ये होता है, अगर आप अपने लैन में कोई वेबसाइट खोलना चाहें तो क्या करेंगे, या तो आप HTTP का इस्तेमाल करेंगे या HTTPS का इस्तेमाल करेंगे, और दोनों जो है वो टीसीपी के अंदर आता है। नेम रिजॉल्व करने की बारी आएगी तो यहाँ पे जो है वो यूडीपी पैकेट लेके जाएगा। तो डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो टीसीपी की ट्रैफिक और यूडीपी की ट्रैफिक अलाउ होती है आपके नेटवर्क के अंदर। लेकिन अगर डिफॉल्ट की अगर हम बात करें तो आईसीएमपी जो है वो डिनाई होता है फायरवॉल के अंदर। मतलब ये हो गया कि अगर आप इस वाले लैन की तरफ से, अगर आप लैन की तरफ से इस वाले इंटरफेस की आईपी को अगर पिंग करेंगे तो पिंग नहीं हो पाएगा। आईसीएमपी अलाउ नहीं है तो पिंग नहीं हो पाएगा। आईसीएमपी एक प्रोटोकॉल है ना, आईसीएमपी के अंदर ही ना पिंग आता है। तो अगर आप यहां से पिंग करेंगे, लैन की तरफ से पिंग करेंगे वैन के किसी भी इंटरफेस को, तो ट्रैफिक नहीं फॉरवर्ड होगी, क्योंकि डिफॉल्ट आईसीएमपी डिनाई होता है। अगर आप चाहते हैं कि आईसीएमपी की ट्रैफिक को अलाउ करें तो आपको मैनुअली अलाउ करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से फायरवॉल आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक डिफरेंस आपके राउटर और फायरवॉल के बारे में। लेकिन मैं एक चीज समझाना चाहूंगा,
बोले। लेकिन सर अटैकर जो है ये जो अगर हम कोई एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं, जी फायरवॉल लगा हुआ है, जी, तो वो एप्लीकेशन जब हम डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम पे, एक भले 2 उसमें मिनट, आगे फायरवॉल लगा हुआ है, 2 तो मिनट, अटैकर क्या दो मिनट अटैकर क्या सर एक सेकंड, जी, अटैकर क्या ये एप्लीकेशन के थ्रू वायरस भेज सकता है? क्या मतलब इसमें फायरवॉल काम नहीं करेगा? 2 मिनट के लिए आप थोड़ा सा 2 मिनट बाद क्वेश्चन करें, 2 मिनट के बाद। अब कंडीशन यहाँ पे ब्रदर क्या है कि आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अब मुझे ये समझना है कि जो फायरवॉल है, जो आज से 2 साल पहले जो फायरवॉल थी वो 5505, 5510, 5520, ये जितनी भी फायरवॉल है आज से 1.5 साल पहले की है। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल स्टार्ट होती है 5506 से, जो कि हमारे पास है। ये जो फायरवॉल आपकी देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अब मुझे ये समझना है कि ये जो फायरवॉल हमारी है पुरानी वाली और ये नई वाली, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये जो 5506 की जो फायरवॉल है वो कहलाती है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो हमें नेक्स्ट जनरेशन को समझना कि नेक्स्ट जनरेशन का मतलब क्या होता है। अब ब्रदर होता क्या है कि जैसे ही आपके लैन की तरफ से ट्रैफिक फॉरवर्ड की जाती है, आप क्या चाहते हो, आप अपने लैन में कोई रिसोर्सेज एक्सेस करना चाहते हो इंटरनेट से। तो अगर आपने ट्रैफिक फॉरवर्ड की लैन से वैन की तरफ, और वैन से आप लैन की तरफ चाहते किसी facebook.com को एक्सेस करना, तो अगर आप facebook.com को एक्सेस करना चाहते हो तो जो पुरानी फायरवॉल जो थी वो लेयर 7 तक इंस्पेक्शन करती थी। अगर OSI मॉडल पता है तो हमें लेयर पता है कि लेयर 1 किसको कह रहे हैं, लेयर 2 किसको कह रहे हैं। तो जो पुरानी फायरवॉल थी वो लेयर 7 तक इंस्पेक्शन करती थी। लेकिन आज की जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, पहले की फायरवॉल में ये कॉन्सेप्ट था कि आपने अपने लैन के अंदर facebook.com को ब्लॉक कर दिया, या अगर आपको कहा जाए कि फेसबुक के चैट को ब्लॉक करना है, तो पहले की फायरवॉल में ये कॉन्सेप्ट नहीं था। आपने फेसबुक ब्लॉक कर दिया, लेकिन अगर चाहते नहीं फेसबुक चले और फेसबुक के चैट को बंद कर दे, फेसबुक के लाइव को बंद कर दे, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल प्रोवाइड करता है। मतलब ये हुआ, ये तो फीचर है ही है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में क्या होता है कि लेयर 7 के अंदर जो माइक्रो एप्लीकेशन होते हैं उनका भी इंस्पेक्शन किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर। पहले क्या यहाँ पे था कि पहले जो हमारी फायरवॉल जो आप देख रहे हैं 5505, 5510, 5520, इन फायरवॉल के अंदर जो इंस्पेक्शन होता था वो लेयर 7 तक होता था, लेकिन लेयर 7 के अंदर जो उनके माइक्रो एप्लीकेशन है उनका इंस्पेक्शन ये फायरवॉल नहीं कर रहा था। तो उसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट फायरवॉल आया, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आया 5506 से, वो आपके लेयर 7 के जो माइक्रो एप्लीकेशन उनको भी इंस्पेक्शन कर रहा था। प्लस मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा कि जो पहले की फायरवॉल थी, ये जो फायरवॉल था ना, इस फायरवॉल के साथ में एक और डिवाइस हम यूज करते थे, उसको IPS IDS का नाम था, उसका हम IPS IDS कहते थे। अब उसमें क्या होता था, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेट के ऊपर जितने भी तरह के अटैक हो रहे हैं, इंटरनेट में जितने भी तरह के अटैक हो रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी इंटरनेट पे बैठी हुई है जो इंस्पेक्शन करती रहती किस किस IP से अटैक किए जा रहे हैं। उन सारे IP जिनसे अटैक किए जा रहे हैं उनकी एक फाइल क्रिएट की जाती है और वीकली आपके फायरवॉल को अपडेट किया जाता है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके फायरवॉल को यह पता चल रहा है
वीकली अपडेट आपके फायरवॉल में आ रहा है कि भाई इस आईपी से जो है वो अटैक किए जा रहे हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपके फायरवॉल के अंदर है। प्लस आपके फायरवॉल के अंदर सिग्नेचर्स होते हैं। सिग्नेचर्स का मतलब ये होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस किस तरह के अटैक हो रहे हैं। एक तो ये है कि किस आईपी से अटैक हो रहा है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे किस किस तरह के अटैक हो रहे हैं हमारे नेटवर्क के अंदर। तो जितने भी तरह के अटैक हो रहे हैं उन तरह के अटैक्स का एक सॉल्यूशन निकाला जाता है जिसको सिग्नेचर कहते हैं, और वो सिग्नेचर आपके फायरवॉल के अंदर होते हैं। तो जब भी ट्रैफिक आपके वैन से लैन की तरफ आती है तो उस पैकेट का इंस्पेक्शन किया जाता है। उस पैकेट का इंस्पेक्शन करने के बाद ही आपके लैन की तरफ अलाउ किया जाएगा। तो ये सारे फीचर्स जो है आपके, ये सारे फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के द्वारा। और भी बहुत सारे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के बारे में बताया जा सकता है क्योंकि पूरा फायरवॉल ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक डिस्क्राइब करना था कि फायरवॉल और राउटर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के बारे में बताया। और मैंने ये कहा कि आईपीएस के बारे में जो है, आईपीएस में क्या होता है, आईपीएस जो है, आईपीएस के अंदर जो है जितने भी तरह के सिग्नेचर्स होते हैं, मैंने पहले ही आपको डिस्क्राइब किया है कि आपके नेटवर्क पे जितने भी तरह के अटैक हो रहे हैं, जितने टाइप के अटैक हो रहे हैं, उनका सॉल्यूशन बना करके उनके सॉल्यूशन को हम सिग्नेचर कहते हैं, जो हमारे आईपीएस के अंदर होता है। और जब भी कोई पैकेट हमारे वैन इंटरफेस पे आता है लैन की तरफ जाने के लिए, तो उस पैकेट का, हर एक पैकेट का इंस्पेक्शन होता है। ये सिग्नेचर आपका करता है। होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे किसी बच्चों को क्वेश्चन करना है, बातें समझ में आ गई? लेयर 2 स्विच, लेयर 3 स्विच, राउटर एंड फायरवॉल। सर फायरवॉल अपना बेटर कौन सा होता है, सॉफ्टवेयर वाला या हार्डवेयर? देखिए जहां तक मसला है कि जो हाई स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा वो हार्डवेयर ही करेगा ना। हैं? ओके सॉफ्टवेयर जी बोले। जब सर फायरवॉल कंपनी में लगा हुआ रहता है, एक्सेस लिस्ट रहता ही है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स कोड, डेस्टिनेशन कोड रहता है, तो सर हैकर अटैक कैसे कर लेता है? यार हैकर अटैक, उसके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। दरअसल क्या है कि हमारी जो कंपनी है ना, वो किस तरह से डकैती किया जाए, किस तरह से चोरी किया जाए, उसके भी टूल बना के रखे हुए हैं। तो इथिकल हैकिंग के अंदर यही टूल का इस्तेमाल करके अटैक किया जाता है। आपके फायरवॉल में आपके राउटर पे कौन कौन से पोर्ट ओपन हैं, उसको भी टूल से पता कर लिया जाता है। जो आपके पोर्ट ओपन है उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। और भी बहुत, देखिए कहने का मतलब, जब आप सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज खुल के आएगी, तो आपको समझ आएगा। मैंने सिर्फ डिस्क्राइब किया है। सर जो जूम ऐप को मैंने इसमें अपने सिस्टम में पीसी में इंस्टॉल किया, जबकि जूम ऐप सर जिससे मैं बात कर रहा हूँ अभी, जी हाँ जूम ऐप, तो क्योंकि इसमें मेरा फायरवॉल इंस्टॉल है, जबकि एंटीवायरस भी इंस्टॉल है। जब मैं सर्च कर रहा था कुछ इसमें जूम ऐप zoom.exe करके कुछ दिख रहा है मुझे जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब फायरवॉल ऑन होने के बाद भी क्या अटैकर जूम के थ्रू इसमें मतलब एंट्री कर सकता है? देखिए जूम को फिलहाल हटा दीजिए। अगर देखिए मैं बताऊं कि फायरवॉल जो है 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। समझिए, फायरवॉल जो है 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। फायरवॉल के अंदर ऑप्शन है सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए, कर सकते हैं, लेकिन हैकर जो होता है उसका दिमाग बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत आगे जाके वो सोचता है वो। इसलिए आप मेरे सिस्टम पे आ रही है ना, तब क्या मतलब ये क्वेश्चन तक बढ़ा रहा था जी। क्या बोल रहे हैं सर? मेरे इसमें ये इंस्टॉल हो रखा है ना zoom.exe करके कोई फाइल अपने आप ही आ रही है, तो तभी मैंने क्वेश्चन रेज किया कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने आपको कहा ये कि अगर हैकर चाहेगा तो आपने तो देखा ना कि 100%, मैंने पहले ही कहा 100% सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते आप फायरवॉल के द्वारा भी। ठीक है ना? ऐसे आपकी सिक्योरिटी, आप देखिए, आप नए तरह देखिए होता क्या है कि जितने भी नए तरह के सिग्नेचर बन रहे हैं, उन सिग्नेचर के अंदर ऑलरेडी डिफाइन कि भाई देखो इस आईपी से अगर ट्रैफिक आ रही है तो उसको ब्लॉक करने का है, क्योंकि मैंने फायरवॉल को बता रखा है कि किस आईपी से अटैक आ रहे हैं, तो वो बता, और प्लस हमने सिग्नेचर भी इंस्टॉल कर रखे हैं, तो सिग्नेचर के बेसिस पे भी पैकेट को फिल्टर किया जा सकता है। लेकिन अगर जीरो डे अटैक हो गया
जीरो डे अटैक का मतलब होता है कि उसका कोई सिग्नेचर भी बना नहीं और आपने अटैक कर दिया, नए तरह का अटैक है, तो क्या कर सकते हैं आप? तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है दोस्त। सर वो माइक्रो लेवल का थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा। किसका दोस्त? माइक्रो सर जो आप बता रहे थे लेयर 7 के बाद आपको वो जो माइक्रो लेवल्स होते हैं उन्हें वो डिफाइन नहीं करती फायरवॉल, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए आप, मैं बताऊं कि फेसबुक आपने अपने वेबसाइट पे जो खोला है facebook.com, तो facebook.com तो आपका बेस एप्लीकेशन है ना? जी सर। लेकिन facebook.com के अंदर फेसबुक चैट भी है, जी सर। फेसबुक लाइव भी है, फेसबुक पे कमेंट भी है, तो ये माइक्रो एप्लीकेशन कहलाते हैं। ओके सर। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, इन तरह की सर्विसेज को भी ब्लॉक कर सकता है, मैं ये कह रहा था, इसीलिए इसको नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? फायरवॉल में क्या फर्क होगा? जी सर आगे। क्या, कौन बोल रहा है? फहद। बोले फहद, बोले। राउटर पे ACL लगाते हैं ना, तो ACL राउटर पे लगा के सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो फायरवॉल की क्या जरूरत थी? मैंने यही कहा आपसे कि राउटर के अंदर जो होता है कनेक्शन टेबल मेंटेन नहीं होता है, राउटर में कोई कनेक्शन मेंटेन नहीं होता है। तो जब ट्रैफिक आपके लैन से वैन की तरफ जाएगी तो उसको कनेक्शन मेंटेन नहीं होने देगी, और वही ट्रैफिक बाहर से अगर अंदर आएगा तो भी उसको कनेक्शन ट्रैफिक एक्सेस लिस्ट के द्वारा कैसे आप 100% ब्लॉक कर सकते हैं? क्योंकि वहां पे जो इंस्पेक्शन होता है वो सिर्फ सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, यहाँ पे जो है लेयर 7 तक का इंस्पेक्शन हो रहा है। और लेयर 7 के माइक्रो एप्लीकेशन, यहाँ पे सिग्नेचर है, वहां सिग्नेचर है क्या? आपके राउटर में किसी भी तरह का सिग्नेचर है? तो सिग्नेचर नहीं है तो किस तरह से आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं? आप जैसे मान लीजिए कि आपने facebook.com खोला, आपने ब्राउजर खोला, facebook.com खोला। अब facebook.com के साथ कोई मालवेयर अगर भेज दिया जाए, कुछ सॉफ्टवेयर अटैच करके भेज दिया जाए, तो आप तो हैक हो सकते हैं ना। लेकिन जब facebook.com आपके लैन में खोला जाता है, तो जब facebook.com का डेटा अगर फायरवॉल के इंटरफेस पे आता है, तो पहले इंस्पेक्शन किया जाता है कि किस तरह का वो डेटा है, उस डेटा के अंदर क्या क्या आ रहा है। बात समझे ना? बात समझ के अंदर, यस सर, बात साथ समझ के ना, ये चीज होती है। तो ये डिफरेंस आपका है। हेलो सर। जी कौन बोल रहे हैं? मैं अली बात कर रहा हूँ सर। फायरवॉल इंजीनियर बनने के लिए क्या पाथ फॉलो करना पड़ेगा? देखिए मैंने आपसे कहा कि CCNA जो कोर्स है हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन CCNA कोर्स के बाद जो है हम सिक्योरिटी स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर इथिकल हैकिंग पढ़ाएंगे आपको, और 2 फायरवॉल पढ़ाएंगे। सिक्योरिटी के अंदर 2 फायरवॉल, एक चेक पॉइंट पढ़ाऊंगा, एक पालो अल्टो पढ़ाऊंगा। तो अगर आप इस कोर्स को करने के बाद कहीं पे भी ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी, देखिए मैं ये नहीं कह सकता ये कितनी स्टार्टिंग सैलरी होगी, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपके टैलेंट के ऊपर। लेकिन फिर भी ये मान के चले कि आपकी सैलरी जो है 20,000, 25,000, 30,000 से स्टार्ट हो सकती है। लेकिन ये क्या शुरुआती दौर में है। लेकिन जैसे ही आपके पास एक्सपीरियंस आएगा ना, जैसे ही आप फायरवॉल को आप अच्छे से समझने लगेंगे, अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन करने लगेंगे, तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जी, मतलब CCNA स्विचिंग। जी बोले। CCNA स्विचिंग राउटिंग, फिर CCNA सिक्योरिटी से हम जा सकते हैं। CCNA देखिए, CCNA आप कर ले, जो अभी आप CCNA कर रहे हो, मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। CCNA करने के बाद आप सिक्योरिटी कर सकते हैं, और सिक्योरिटी समझाना वो मेरा टेंशन है, आपका टेंशन नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा। ये देखिए सब कुछ डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। ये टीचर आपको कितनी बार, ऐसा नहीं है कि आपको अगर टॉपिक नहीं समझ में तो मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, नहीं, मैं उसको एक ही चीज को बार बार समझा रहा हूँ। जी बोले। CCNA बेसिक है, मतलब एंट्री लेवल जो है ना, CCNA आपकी एंट्री लेवल की है। नेटवर्किंग में अगर आपको एंट्री करना है, CCNA करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रोफेशनल लेवल का कोर्स करते हैं। और ये जो कोर्स है, ये मैं बहुत ज्यादा चार्ज भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 5,000 कर रहा हूँ बस। चाहे आप CCNP करें, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा, मैं दोनों पढ़ाता हूँ, बट मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि बेहतर ऑप्शन ये है सिक्योरिटी की तरफ जाए, वो आपके लिए बेहतर होगा। सर आप सिस्को की नहीं पढ़ाएंगे फायरवॉल? आप तो मैंने ये कहा ब्रदर कि मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ, लेकिन आपके कोर्स के मॉड्यूल के अंदर जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में चल रहा है, सिस्को का जो फायरवॉल होता है थोड़ा महंगा होता है। तो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाओगे तो वहां सिस्को के फायरवॉल कम मिलते हैं। लेकिन जो मार्केट में जो सबसे, मेरी बात सुनो, मार्केट में जो सबसे ज्यादा फायरवॉल चल रहा है वो आपका जो है चेक पॉइंट का फायरवॉल और पालो अल्टो का फायरवॉल है। इसीलिए मैंने उस कोर्स के अंदर इन दोनों फायरवॉल को रखा है। जी बोले। मैं पाकिस्तान से हूँ, तो पाकिस्तान में कौन सा ज्यादा चल रहा है? देखिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, जो ऐसा फायरवॉल जो
जो थोड़ा सस्ता हो और जिसके अंदर सर्विसेज बेहतर हो वो प्रीफर किया जाता है। और ये आपके जो 2 फायरवॉल हैं वो बेहतर है इंडस्ट्री के अंदर। फायरवॉल जो सिस्को बहुत कॉस्टली आता है, वो पढ़ाने के लिए मैं भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसकी फीस थोड़ी ज्यादा महंगी होगी दोस्त, क्योंकि उसके कोर्स थोड़े बड़े लंबे हैं। मैं सिक्योरिटी भी पढ़ाता हूँ, देखिए ऋषि राज मुझसे पढ़ चुका है। ठीक है सर, थैंक यू जी। हेलो जी, कौन सा बोले, कैसे साहब बोले, बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि फायरवॉल लगाने के बाद क्या स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है सर? देखिए थोड़ा तो फर्क पड़ता है ना दोस्त, पैकेट का इंस्पेक्शन करना, राउटर लगा रहे तो आप चेकिंग करेगा तो उसमें टाइम लगेगा ना सर? एग्जैक्टली टाइम लगेगा, लेकिन अब आपको मैं पूरा डिटेल समझाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। आपका जो फायरवॉल जो है ना, आपका जो पालो अल्टो फायरवॉल है वो पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। अब मैं एक्सप्लेन उतना नहीं कर पाऊंगा दोस्त, आप इतना समझ जाइए कि फायरवॉल लगाने से, जब हम फायरवॉल पढ़ाएंगे तो डिटेल पढ़ाएंगे, लेकिन आपका आंसर ये है कि फायरवॉल लगाने से स्पीड स्लो लगी। यस, थोड़ी स्पीड स्लो होती है। हेलो सर हेलो फैसल साहब बोले। सर ये मुझे सोनिक वॉल के बारे में पूछना था, ये फायरवॉल के बारे में पढ़ाएंगे आप? अरे कितने फायरवॉल पढ़ोगे भाई 2 फायरवॉल पढ़ा रहा हूँ, अगर 2 फायरवॉल की अगर नॉलेज हो जाती है, बाकी आप सोनिक वोनिक सबको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सभी का तरीका एक ही जैसा होता है। ठीक है, ओके सर। कमांड चलती है क्या? बताऊंगा दोस्त, बताऊंगा। आप पहले उसमें आप पहले इंटरेस्ट आप दिखाएं, और इंटरेस्ट दिखाने के बाद आप उसमें एनरोलमेंट लें। मैं कोर्स कराऊंगा और साथ में लैब भी कराऊंगा और साथ में सॉफ्टवेयर दूंगा, घर पे आप लैब भी कर सकते हैं फायरवॉल का। आप जो है पालो अल्टो का भी लैब करेंगे अपने घर पे, जैसे आप फायरवॉल डिवाइस लगा के लैब करते हो ना, वैसे ही आप अपने सॉफ्टवेयर कंप्यूटर लैपटॉप करोगे और सब कुछ होगा। आप बोलोगे इंटरनेट कनेक्शन का, तो इंटरनेट आप मोबाइल से कनेक्ट कर लो लैपटॉप को, सब कुछ वो होगा जो हम कर सकते हैं। क्या इतना लेट करके आते हैं? चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, हम आगे की ओर अब चलते हैं। देखिए मैं अभी जो टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूं, ये हमारे पास डायग्राम है, और मैं अभी लॉजिकल कनेक्टिविटी देखने वाला हूं। ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सारे कंप्यूटर हमारे इस स्विच से कनेक्टेड हैं, और ये सारे कंप्यूटर में जो मैंने आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा है वो 192.168.0.0। और ये जो टॉपिक है ब्रदर, इस टॉपिक का नाम है ट्रबल शूटिंग। ये जो अभी जो डिस्कशन करने वाले हैं उसको बेसिक ट्रबल शूटिंग कहते हैं। तो अभी जो हम डिस्कशन करें वो बेसिक ट्रबल शूटिंग का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक ट्रबल शूटिंग। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से, सारे कंप्यूटर हमारे स्विच से कनेक्टेड हैं और सारे कंप्यूटर में एक ही नेटवर्क आईपी डला हुआ है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं इनके बीच में लॉजिकल कनेक्टिविटी बनी हुई कि नहीं बनी हुई है, वो चेक करना चाहते हैं। तो मैं चलिए मैं चेक कर लेता हूं कि इनके बीच में लॉजिकल कनेक्टिविटी बनी हुई कि नहीं बनी हुई है, और उसको देखने के लिए इस वाले कंप्यूटर की आईपी है 192.168.0.2। मैं इस वाले कंप्यूटर में जाता हूं और पिंग करके चेक करता हूं क्या हमारे इन कंप्यूटर के बीच में लॉजिकल कनेक्टिविटी बनी कि नहीं बनी हुई है। ये देखिए, ये रिप्लाई दे रहा है, मतलब लॉजिकल कनेक्टिविटी बनी हुई है। तो देखिए इससे हमें क्या क्या पता चला। इससे हमें ये पता चला कि हमने अपने सोर्स कंप्यूटर से 4 पैकेट को सेंड किया था और डेस्टिनेशन पे 4 पैकेट हमारे रिसीव किए गए हैं। लॉस्ट कोई पैकेट नहीं हुआ है। लेकिन ये जो मैसेज मिल रहा मुझे, ये क्या है, रिप्लाई फ्रॉम 192.168.0.2, ये क्या है?
ब्रदर ये है कि आपका सोर्स कंप्यूटर इस डेस्टिनेशन आईपी से कम्युनिकेशन कर रहा है, ये रिप्लाई दे रहा है। ये मैसेज के द्वारा हम ये समझ रहे हैं कि मेरी लॉजिकल कनेक्टिविटी जो है वो ओके है। लेकिन ये जो यहाँ पे मैसेज आपको मिल रहे हैं बाइट इज इक्वल टू 32, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि जब आप सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं तो आप 32 बाइट का डेटा लेके जाते हैं। तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 32 बाइट का फॉरवर्ड डेटा किया जा रहा है या रिसीव किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो टाइम है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए जब आप पिंग करते हो ना, देखिए ये ICMP जो है, ICMP एक प्रोटोकॉल है और ICMP के अंदर ये पिंग आता है। तो जब आपने इस वाले कंप्यूटर से ट्रैफिक को फॉरवर्ड किया कंप्यूटर बी की तरफ, तो वो जो ट्रैफिक है ना, जो सिस्टम ए से निकल के सिस्टम बी पे गया, तो उसको बोलते हैं इको रिक्वेस्ट, इसको कहते हैं इको रिक्वेस्ट। लेकिन सिस्टम बी ने जब रिप्लाई दिया सिस्टम ए को, तो उसे हम कहते हैं इको रिप्लाई। आपको ये पता नहीं बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। आपने पिंग किया, आपको रिजल्ट मिल गया, लेकिन होता क्या है, ट्रैफिक पहले जाती है, उसको इको रिक्वेस्ट कहते हैं, फिर आती है इको रिप्लाई कहते हैं। तो जब आपकी सिस्टम से ट्रैफिक निकल के फॉरवर्ड की जाएगी, जिसको हम इको रिक्वेस्ट कहते हैं, तो सोर्स आईपी जो हो जाएगा 192.168.0.1 और डेस्टिनेशन हो जाएगा 192.168.0.2। लेकिन जब इको रिप्लाई मिलेगा तो सोर्स आईपी रिवर्स हो जाएगा 192.168.0.2 और डेस्टिनेशन आईपी हो जाएगा 192.168.0.1। तो जब आपने पिंग किया है तो रिप्लाई कौन दे रहा है? रिप्लाई जो दे रहा है 192.168.0.2। तो मतलब हमारी कनेक्टिविटी ओके है। लेकिन ये जो टाइम है ना, ये टाइम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टाइम जो है ये बता रहा है, ये टाइम वो टाइम है जिस दौरान आपका इको रिक्वेस्ट गया और इको रिप्लाई आया। इको रिक्वेस्ट जाने और आने में जो टाइम लगा है उसको, वो ये टाइम है आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है आपको, अप्रोक्सीमेट राउंड ट्रिप टाइम इन मिली सेकेंड। तो ये इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई का ये आउटपुट है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे अब आप बोलेंगे सर पिंग से आप ट्रबल शूटिंग क्या कर रहे हो? तो मैं ये कहूंगा कि मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत आ रही है कि भाई हम कोई भी रिसोर्सेज इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हैं तो वो स्लो चल रहा है, तो आप पिंग करेंगे, आप गूगल को पिंग करेंगे। तो जब आपने गूगल को पिंग किया तो टाइम जो यहाँ पे है, हेलो, यहाँ पे जो टाइम है, यहाँ पे टाइम जो बता रहा 500 मिली सेकेंड दिखा रहा है, 400 मिली सेकेंड दिखा रहा है, 300 मिली सेकेंड दिखा रहा है, जबकि मैक्सिमम जो है 2, 3, 4, 5, 10, 12 मिली सेकेंड हो तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे 400, 500 मिली सेकेंड दिखा रहा है। इसका मतलब नेटवर्क में कंजेशन हो रहा है। कंजेशन होने के पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि आपकी जो लिंक आपने जो ले रखी है, जो आपने प्लान ले रखा है, वो आपका कम है। या तो आप अपने बैंडविड्थ को बढ़ाइए, ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपके जो यूजर हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो यूजर हैं, कोई यूजर जो है वो फेसबुक खोल के बैठा हुआ है, कोई यूजर जो यूट्यूब खोल के बैठा हुआ है। तो भाई इतनी सारी चीज आप यूज करोगे तो आपका लिंक का यूटिलाइजेशन तो होगा ना। तो आपके पास एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये कि आप चाहते हैं कि मैं लिंक के बैंडविड्थ को बढ़ाऊं ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन हो सकता है कि आप अपने फायरवॉल पे पॉलिसी लगाएं। आप फायरवॉल पे पॉलिसी लगाएं कि हम फला यूजर को जो है इन सर्विसेज को देंगे और बाकी जो हमारे यूजर उनको हम किसी को हम सर्विसेज नहीं देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो इस तरह से हम फायरवॉल के अंदर जो है पॉलिसी लगा करके हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर कि कौन सा यूजर क्या खोलेंगे और क्या नहीं खोलेंगे। सर लेकिन वो प्रॉक्सी के थ्रू खुल सकता है ना फिर? देखिए दुनिया में तो बहुत कुछ पॉसिबल है ना दोस्तों।
लेकिन मैंने एक ब्रीफ के बारे में जो डिस्कशन किया है, जी प्रॉक्सी का भी होगा तो प्रॉक्सी के बारे में भी बात करेंगे बाद में। ठीक ठीक। अभी सिर्फ लेटेंसी की बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा। जी बोले सर, ये TTL 128 का मतलब क्या है? टाइम टू लाइव है दोस्त, टाइम टू लाइव। इतनी देर तक ये लाइव था। अभी मैं तो ABCD पढ़ा रहा हूँ, Z तो नहीं गया हूँ ना, थोड़ा वेट करो ना अभी आप, अभी टाइम के बाद में आएगा वो। ओके। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि टाइम का तो समझ में आ गया, एंड व्हाट इज TTL। अब मुझे TTL को समझना है। TTL का फुल फॉर्म तो एज ए टाइम टू लीव होता है, लेकिन TTL को समझना है। तो कैसे समझे TTL को? देखिए TTL को समझते हैं। TTL को तो अब हम TTL को समझने जा रहे हैं। देखिए ये हमारा जो ऑफिस है, मेरे ये जो लैन है वो दिल्ली का है, और ये जो लैन है वो मुंबई का है। और राउटर के इस इंटरफेस पे जो मैंने IP कॉन्फ़िगर किया है वो 192.168.0.1 है। फायरवॉल की इस इंटरफेस पे जो IP है वो 11.0.0.2 है। और सॉरी, इस राउटर के इंटरफेस पे जो मैंने IP कॉन्फ़िगर कर रखा है वो 12.0.0.2 है। और इस वाले इंटरफेस पे जो मैंने IP डाला था वो 13.0.0.2 है। लास्ट में इस वाले कंप्यूटर की जो IP है वो 192.168.1.2 है। क्या 4 पे IP? तो चलिए अब हम पिंग करके चेक करते हैं, कनेक्टिविटी चेक करते हैं। तो मेरी ट्रैफिक 13 हो गया। अरे यार, मेरी ट्रैफिक जो है सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है, लेकिन मुझे देखना है कि इस पैकेट पे क्या क्या जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। 2 मिनट रुक जाइए, वेट फॉर 2 मिनट्स। तो पहले मैं पिंग कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम TTL को समझने की कोशिश करते हैं कि TTL है क्या चीज। तो चलते हैं, यहाँ देखते हैं कि मैंने जो है यहाँ से इस वाले कंप्यूटर से ट्रैफिक फॉरवर्ड की इस वाले कंप्यूटर पे, लेकिन इस पैकेट में ये कंप्यूटर क्या लेके जा रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा डेटा है, इस डेटा के ऊपर IP हेडर लगा दिया गया है, और IP हेडर के अंदर जो TTL वैल्यू वो 255 है। लेकिन जैसे ही आपके सिस्टम की तरफ से फॉरवर्ड किया जाएगा TTL को टुवर्ड द राउटर, देखिए जैसे राउटर की तरफ ये आपका पैकेट फॉरवर्ड किया गया, तो जैसे ही राउटर रिसीव करता है, जैसे ही राउटर रिसीव करेगा TTL वैल्यू को उसने डिक्रीमेंट कर दिया, घटा दिया। फिर से उसने आगे फॉरवर्ड किया, नेक्स्ट राउटर ने जैसे रिसीव किया, रिसीव करने के साथ में ही उसने TTL को डिक्रीमेंट कर दिया। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मान लीजिए कि आपका मोबाइल आवाज कर रहा है, मोबाइल बंद करो। मान लीजिए कि आप ऐसे IP को पिंग करते हैं जो नेटवर्क में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपने अपने लैन में ऐसे IP को पिंग किया है जो नेटवर्क में है ही नहीं, तो आपके सिस्टम से ट्रैफिक निकल गई, इंटरनेट पे चली गई, और इंटरनेट पे जाने के बाद वो ढूंढता रहेगा डेस्टिनेशन को जब तक मिले नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? लूप क्रिएट कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कि हमारे ही जैसे 40-50 हजार लोगों ने ऐसे IP को पिंग कर दिया जो नेटवर्क में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बात को समझें। मान ले कि हम ऐसे IP को पिंग करते हैं जो नेटवर्क में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, then what will happen? तो बताइए 40-50 हजार की ट्रैफिक जब आएगी और डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो जब डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा तो वो लूप एक बड़ा लूप क्रिएट कर देगा, नेटवर्क को पूरा चोक कर देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जब आप पिंग करते हैं तो पिंग के साथ में TTL वैल्यू फॉरवर्ड की जाती है, और ये TTL वैल्यू जिस हुक के तरफ से वो फॉरवर्ड किया जाएगा, जैसे इसे राउटर से होता फॉरवर्ड किया जाएगा, और जैसे ही TTL वैल्यू 0 होगी, और 0 होने के बाद अगर उससे डेस्टिनेशन ना मिले, उस पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाएगा, उसको ढूंढने के लिए छोड़ दिया जाएगा।
इस तरह से जो है आपकी जो डिटेल वैल्यू है वो इन्फिनाइट लूप को प्रिवेंट करने का काम कर रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हाँ जी बच्चे लोग, हाँ जी समझ। ठीक है। तो टीटीएल वैल्यू जो यहाँ पे है इन्फिनाइट लूप को प्रिवेंट करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। टीटीएल वैल्यू मैंने समझा दिया आप लोगों को। देखिए ट्रबल शूटिंग के दो और यहाँ पे कमांड है बेसिक ट्रबल शूटिंग के लिए। ऐसे तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल टाइम की थोड़ी कमी है। तो यहाँ पे ट्रेसट हम और ट्रेस रूट को देखते हैं। तो ये वाला कंप्यूटर जो है उसकी आईपी 192.168.1.2 है। मैं यहाँ से रूट को ट्रेस करना चाहता हूँ कि यहाँ तक आने के लिए कि ट्रैफिक कैसे कैसे फॉरवर्ड हो रही है। तो मैं इस कंप्यूटर पे जाऊंगा TRACERT ट्रेसट एंड द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। तो अब यहाँ पे ट्रेसट कमांड चलाने के बाद जो मुझे आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट ये मिल रहा है कि जैसे ही आपकी ट्रैफिक इस वाले सिस्टम से इस वाले इंटरफेस पे आई तो पहला आईपी उसने ये शो किया, फिर यहाँ पे इस वाले इंटरफेस का आईपी शो कर रहा है, इस वाले इंटरफेस का शो कर रहा है, इस वाले इंटरफेस का शो कर रहा है। तो जैसे ही आपने देखा तो ये जो है हमें रूट को ट्रेस करके दिया गया है। तो ट्रेसट वो कमांड है जिसके द्वारा आप रूट को ट्रेस कर सकते हैं कि मेरी ट्रैफिक जो मैं जिस डेस्टिनेशन पे जा रहा हूं उस डेस्टिनेशन पे हम कैसे पहुंचे। अब यहाँ पे आपके जो यूजर हैं, आपके कुछ यूजर जो हैं वो दिल्ली के अंदर हैं, कुछ यूजर मुंबई के अंदर हैं, लेकिन आपके जो दिल्ली के यूजर हैं वो कंप्लेन करते हैं कि मेरी ट्रैफिक मुंबई तक पहुंच नहीं पा रही है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि इस कमांड से हम कैसे ट्रबल शूटिंग करेंगे। तो ब्रदर इस बात को समझने की कोशिश करें। जैसे ही आपने रूट को ट्रेस किया और 12.0.0.2 यहाँ पे आप आके स्टक कर गए, मतलब इससे आपकी ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड नहीं की जा रही है, यहीं पे आकर के स्टक कर जाए, ट्रैफिक यहीं पे आके रुक रहा है। इससे ये पता चल गया कि भाई मेरी ट्रैफिक यहाँ से आगे फॉरवर्ड नहीं हो रही है। तो ट्रेसट कमांड से ये आपको पता चल रहा है कि जिस डेस्टिनेशन पे मैं जाना चाह रहा हूँ उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन कहां तक पहुंच रहे हैं, तो यहां तक पहुंच रहे हैं। तो ये ट्रबल शूटिंग करने में आसानी होगी कि अब जो हम ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करेंगे वो हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि मेरी ट्रैफिक यहां से फॉरवर्ड क्यों नहीं हो पा रही है। तो ये देखिए ये हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ। बट रूट को ट्रेस करने के लिए कंप्यूटर पे हम कमांड चलाते हैं ट्रेसट। सेम आउटपुट आप ट्रेस रूट से भी लेते हैं लेकिन ये राउटर पे चलता है। यहाँ पे मैंने लिखा ट्रेस रूट और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, तो सेम आउटपुट मिल रहा है। बट कमांड जो है राउटर पे कुछ और कमांड चलती है, ट्रेस रूट चलती है, और सिस्टम पे जो ट्रेसट चलता है। तो दोनों का मेन एक ही काम है, रूट को ट्रेस करना। और इससे ये पता चलता है कि हम जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो किस तरह से हम जा रहे हैं। तो रूट को ट्रेस करने के लिए हम ये कमांड यूज करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। सर एक क्वेश्चन था। जी बोले, कौन बोले? सुनील बोल रहा था सर। सुनील साहब बोले। सर जैसे कि हम आईएसपी पे हमने यहाँ ट्रेस रूट करते हैं, तो जैसे हम कई बार करते हैं ट्रेस रूट, तो क्या होता है पिंग जब आईसीएमपी वो किया रहता है, डिसेबल किया होता है, पिंगिंग जब डिसेबल किया होता है तो हमको तो वो डॉट डॉट मिलता है जी। और जी मैंने उस केस में हम कैसे वो भी डिस्कशन करेंगे, जब फायरवॉल की टॉपिक आएगी ना तब डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक भी आप क्वेश्चन करोगे ना, उस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हमें पूरी टेक्नोलॉजी को समझाना पड़ता है। बात समझ गए ना? तो वो टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे। मुझे समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सर राउटर पे कमांड क्या थी ट्रेस करने की? ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये सामने कमांड लिखा हुआ है, ट्रेस रूट, ठीक है। और कंप्यूटर पे जो ट्रेसट रन करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज की टॉपिक मैंने कवर कर ली है। आज मैंने आपको लेयर 2 लेयर 3 स्विच बताया है, फायरवॉल के बारे में बताया, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होता है, और यहाँ पे पिंग, ट्रेसट एंड ट्रेसरूट कमांड बताया, ठीक है जी। और मैं फिर से आप सबों से क्वेश्चन करूंगा, ये हमारे लिए जरूरी है, हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि मैंने जो कोर्स के बारे में आप लोगों को बताया था, CCNP इंटरप्राइज
तो अगर आप ये कोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ऑप्शन ये है कि आप जो है सिक्योरिटी की तरफ जाएं, और इस सिक्योरिटी के अंदर मैं आपको चेक पॉइंट, फायरवॉल, पालो अल्टो फायरवॉल और इथिकल हैकिंग का कोर्स कराऊंगा। और ये सारी कोर्स की फीस जो है वो सिर्फ 5000 है, लेकिन आपको 24 से पहले आपको मुझे पर्सनली मैसेज करना हो। कुछ लोगों का मैसेज मेरे पास आया है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपके जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनमें से ज़्यादा कोशिश करें लेने की। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोशिश करें, क्योंकि हम दोनों की गाड़ी चलती रहेगी। ठीक है दोस्त, ठीक है। हेलो जी बोले, कौन सा बोले? केसरी साहब। केसरी बोल रहा हूँ जी सर। सर सिलेबस सर आप भेज दीजिएगा सर उसका। मैं जरूर भेज दूंगा सर। मैं ग्रुप पे ही भेज दीजिएगा, ग्रुप पे ही भेज दीजिए। जी ग्रुप पे भेज दूंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर कैरियर में अगर कुछ करना है, अगर कैरियर को सुधारना चाहते हो, तो आपको कोर्स तो करना ही पड़ेगा ना। तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। चलिए ठीक है, इसको हम अब यहाँ से क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कल। जी बिल्कुल। ठीक है दोस्तों।